अब रीवा वालों का तो कहना मानना ही पड़ेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का सम्मान गौरव मिला। अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का। कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके सफलता के साथ माननीय नड्डा जी हमारे बीच आज रीवा की इस धरती पर सफेद शेरों के इस क्षेत्र के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दो कारण से और इस आनंद का हमारा अपना उत्साह बढ़ जाएगा। आपकी ससुराल भी जबलपुर में है, हमारे अपने मध्य प्रदेश के दामाद आप भी हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय नड्डा जी के लिए। हमारे दो रिश्ते हैं, उनसे हुए हैं एक तरह से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हमारे प्रदेश के दामाद भी है। और आपके नेतृत्व में, आपके कुशल नेतृत्व में, और खास करके पिछली सरकारें भी जो बनी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, ये सब आपके माननीय मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के, सबके कुशल नेतृत्व के कारण। आप बताइए, जिस प्रकार का आपने अपनी संगठन की रचना बनाई, यही तो कारण है कि कोई अंदाज लग रहा 100 सीट आएगी, कोई 110 बता रहा, कोई 120 बता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से 163 से ज्यादा सीट जीत करके प्रदेश में सरकार बनी। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और इसी प्रकार से एक नहीं अनेक, मैं तो आज इस बात के लिए आपको धन्यवाद भी देने वाला हूं। हमारी आपके माध्यम से सरकार बनी और 100 दिन का समय मिला, लेकिन आपके माध्यम से हमारी सरकार ने भाई साहब कुछ निर्णय किए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि समय भले कम मिला हो, लेकिन इन समय के अंदर जो हमने फैसले लिए, हमारे फैसले, हमने निर्णय किया कि किसी भी जगह पर कोई भी बीमार अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, एम्बुलेंस तो पहुंचा देती है हॉस्पिटल में, लेकिन लगा यहां से अब कोई गांव का हॉस्पिटल है या बड़े स्थान में पहुंचाना किसी को, किसी बीमार को बंबई, दिल्ली, जबलपुर, भोपाल, तो ऐसे स्थान पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर देंगे उसकी जान बचाने की पहली जरूरत है, एक पैसा उसका नहीं लगेगा, और उसके लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने तय किया है कि मनुष्य के समान हमारे तो गौ माता में भी 33 करोड़ देवी देवता है, तो गायों के लिए, जगह जगह भटकने वाली गाय माताओं के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये आचार संहिता हटने के बाद गौ माताओं के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। और किसी भी हालत में कहीं पर भी कोई गौ माता सड़क पे भटकती मिल जाए, कहीं कोई टक्कर लग जाए, कोई दुखी दर्दी होगी, तो गौशालाओं में भी उनकी राशि डबल कर दी है। और एक और बात कि न केवल गौशाला, गाय पालने के आधार पर जो व्यक्ति दूध उत्पादन के क्षेत्र में, क्योंकि खेती का ये रकबा तो बड़ा है, सिंचाई का एरिया भी बड़ा है, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम जैसे गेहूं पर, धान पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। इसके माध्यम से सभी की आय बढ़ाने का निर्णय किया है। आप ही के माध्यम से 2 निर्णय और किए हैं, क्योंकि ये चित्रकूट के नजदीक वाला बेल्ट है। भगवान ने 11 साल अपने मध्य प्रदेश में गुजारे हैं, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है प्रभु राम और भगवान कृष्ण दोनों के लिए जहां जहां उनने लीलाएं की है मध्य प्रदेश के अंदर, जिस जिस जगह पर वहां तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। बोला जय जय सिया राम। निर्णय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप और हमको देरी हुई है, इस कारण से और भी समय पे, अभी 2 दिन पहले ही मैं रीवा आया था, लेकिन आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं अपना पूरा समय और आपकी तरफ तालियों से उनको आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जोरदार ताली बजा करके, जिनके लिए हम दोपहर से 1.5 घंटे, मैं समझ सकता हूं भाई साहब आप कितने कष्ट में आए हैं। कल भी आप छत्तीसगढ़ में थे, लगातार पार्टी की अहर्निश सेवा कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय नड्डा जी के लिए, उनको आमंत्रित कर।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और संसद में मेरे वरिष्ठ साथी श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री रणवीर सिंह रावत जी, प्रदेश के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव जी, जिला के प्रभारी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय सिंह जी, राजेंद्र मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष मऊगंज के, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ओम हनुमंते नमः के शब्दों से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज जब मैं यहां आया हूं तो रानी तालाब की मां कालिका को भी मैं नमन करता हूं और रीवा के ऐतिहासिक धरती से मां वृंदावासिनी जी को भी मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आप लोगों की हिम्मत की भी दाद देता हूं कि आप सब लोग लगभग 12 बजे से इस गर्मी में डटे हुए हैं और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की शिरकत की। इसके लिए जहां आपका मैं धन्यवाद करता हूं, वहां आपके डटे रहने की भी मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। आपने देखा होगा कि चुनाव में आप सब लोग अपना मन बनाते हैं कि आपका मत किसको देना है, लेकिन मैं जब यहां पर आया तो जो मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, आप लोगों में चुनाव के प्रति जो मैं प्रतिबद्धता देख रहा हूं और आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। ये जो उत्साह है आपका, इसके कई बहुत कारण भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने मन स्पष्ट कर लिया है कि जनार्दन जी के मिश्र जी के माध्यम से फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ जनार्दन मिश्र जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है और आपके लिए आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प का भी चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन दुनिया में नाम और ख्याति जिनकी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, काम करने का तरीका सब बदल गया, सब बदल गया। 10 साल पहले
क्या राजनीति होती थी? कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, किस इलाके का है, कौन जाति का है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नदी के उस पार का है, कौन नदी के इस पार का है, कौन पहाड़ का है और कौन मैदान का है। ऐसे भेदों पर हम चुनाव को ले जाते थे। हमारा चुनाव होता था वोट बैंक की राजनीति पर। हमारा चुनाव होता था किस समुदाय को हमने आगे बढ़ाना है, इस पर हम चुनाव करते थे। लेकिन 10 साल का अंतर यह आया कि आज चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद का चुनाव हो गया। विकासवाद का चुनाव हो गया, विकास ही उद्देश्य बन गया और विकास के नाम पर ही चुनाव होने लगा। अभी हमारे जनार्दन मिश्रा जी बोल रहे थे, बाद में मोहन यादव जी ने बोला, सबने क्या किया? अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, देखा है क्या? कभी देखा? कभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई वायदा किया उसको पूरा किया उन्होंने? हर चुनाव में लोभ लुभावने, वायदे करने और हर चुनाव के बाद वायदे को भुला देना, यह कांग्रेस की रीति नीति थी। मुझे याद है, मैं मोहन जी आपको बताना चाहूंगा, बचपन में मेरे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेसी नेता आते थे और कहते थे ये गांव के लिए यहां से सड़क निकलेगी, यहां से सड़क निकलेगी। और जैसे चुनाव नजदीक आता था वो चूना डालते थे, चूना लगवाते थे, ये हम डिमार्केशन कर रहे हैं, यहां से सड़क निकलेगी। सारा गांव खुश हो जाता था, वाह वाह, मंत्री जी ने बोल दिया, नेताजी ने बोल दिया, चुनाव बन गया। चुनाव समाप्त होता था, बारिश आती थी, चूना को चूना लग जाता था, हमें 5 साल का चूना लग जाता था, कोई नहीं पूछता था। मोहन जी, हमारे यहां हमारा नेता आता था, कहता था पानी आ जाएगा और चुनाव के पहले इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पाइपें ला करके गांव के आगे फेंकवा देते थे और सारे गांव खुश हो जाता था, बस पाइप आ गया, पाइप आ गया। वोट लेते थे, वोट बटोरते थे, चुनाव समाप्त होता था, रात को ट्रक आता था, फिर से पाइपें चढ़ाता था और वापस ले जाता था। 5 साल हमको सूखा मिलता था। यह स्थिति देखिए। आज यह रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, इन सबको अगर, हमारे किसान भाई, इन सबको अगर ताकत मिली है तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। आप बताइए, आज गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? पहुंची है कि नहीं पहुंची है? मैं जब आ रहा था तो मैंने सुना, यहां से बोला जा रहा था, गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है, गांव को मजबूत किया गया। मैं गांव की कहानी आपको सुनाऊं। गांव की कहानी इस प्रकार से है कि जब मैं विधायक बना 1993 में, तो मेरे इलाके में 90% गांव कोई सड़क से नहीं जुड़े थे, पैदल चलने का रास्ता होता था, पगडंडी होती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाख से ज्यादा गांव जुड़ गए हैं और 2 लाख से ज्यादा पंचायतें जुड़ गई हैं पक्की सड़क से। इस तरीके का काम हो रहा है। हमारे समय में 93-94 में कांग्रेस के कार्यकाल में हमें एक पंचायत के विकास के लिए 2 से 3 लाख रुपए मिला करता था, 2 से 3 लाख रुपए। आज मोहन यादव जी, आप एक एक पंचायत को 5-5 करोड़ मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बताइए, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये गांव का विकास हो रहा है। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को
5 किलो गेहूं लगातार हर महीने, या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है 80 करोड़ की जनता को। और मध्य प्रदेश में यह गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 करोड़ 1 लाख लोगों को दिया जा रहा है। 5 करोड़ 1 लाख लोगों को। आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं और ऊपर हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह बदलता भारत है, यह विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। मैं आपके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं और बताता हूं अपने साथियों को, यहां बैठे हुए सब लोग लंबे समय से, प्रहलाद पटेल जी ये लंबे समय से सांसद रहे, विधायक रहे। आप पूछिए, हम लोग 1993 में मेरा बीडीओ आके मुझे बोला करता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कि नड्डा साहब आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए ये 2 घर किसको देने हैं। और मैं बोलता था, बीडीओ साहब आप मेरे घर आए, चाय पीजिए और ये इंदिरा आवास योजना आप ले जाइए, आप ही किसी को दे देना, मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 1 अनार 100 बीमार मैं कहां देता रहूंगा। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर पक्के मकान बना के दिए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में। और कैसे मकान? ड्राइंग रूम, बेडरूम, साथ में किचन, साथ में टॉयलेट, और साथ में गैस का कनेक्शन, और साथ में कोर्टयार्ड। ऐसे 4 करोड़ घर बनाए हैं। और जनार्दन मिश्र जी को फिर से भेज दीजिएगा। मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे, 3 करोड़ घर और बनेंगे, ताकि कोई भी बिना प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान के बगैर न रह जाए। जल जीवन मिशन, 11 करोड़ 30 लाख लोगों को जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाया गया है, और 52 लाख लोगों को पानी मध्य प्रदेश में पहुंचाया गया है। ये जितने एमएलए बैठे हैं ना, और जितने एमपी, कांग्रेस के जमाने में गर्मियों में घूमना मुश्किल होता था। मेरी बहनें खाली थैला लेकर के सामने रख देती थी और घेराव करती थी और बोलती थी कहां से लाएं पानी, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, 3-3 घंटे लगते हैं। आज मोदी जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है और 11 करोड़ 30 लाख लोगों को हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा है। और आपके यहां 52.5 लाख लोगों को जोड़ा है, 52.5 लाख लोगों को। मैं प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की बात भी करूंगा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी करूंगा। मुझे याद है कि हमारी बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद जाया करती थी, और खुले में उनको अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाना पड़ता था। खुले में संख्या क्या थी? 12 करोड़। कैसा देश था जहां 12 करोड़ बहनें, 12 करोड़ बच्चे, 12 करोड़ परिवार खुले में शौच जाया करते थे। आज मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का इज्जत घर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, यह महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार मिला है। और उसी तरीके से किसानों के बारे में नारे तो बहुत लगाए सबने, लेकिन किसानों के लिए काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए हर चौथे महीने और साल का 6,000 रुपए, और साथ में मोहन भैया का भी 6,000 रुपए, 12,000 रुपए किसानों को मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। और संख्या कितनी है? 11 करोड़ 78 लाख देश में, और आपके यहां 84 लाख किसान हैं जिनको यह मिल रहा है। मैं आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। आज आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आज हमारे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। ये सब जो बैठे हैं आगे की पंक्ति में, ये सब आज से 10 साल पहले एप्लीकेशन लिखते थे,
मेरे गांव में एक गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए, उसको कीमोथेरेपी होनी है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे इलाके में एक का बाईपास होना है, उसकी जमीन बिक जाएगी, उसका मकान बिक जाएगा, उसको 2 लाख रुपए देना दीजिए। हमारे एप्लीकेशन लिखते थे कि कृपया मुख्यमंत्री जी, इसको किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 3 लाख रुपए लगेंगे, कृपया दीजिए। जब 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, जब 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, जब 2 मांगते थे तो 1 लाख मिलता था। और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हम जनता से इकट्ठा करके उसका इलाज कराते थे। आज आयुष्मान भारत में मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी गरीब लोग। कौन है ये लोग? बाय प्रोफेशन, जो काम से जाने जाते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कौन लोग हैं ये? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, हमारा लिफ्ट चलाने वाला लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, होटल में काम करने वाला मसालची जो बर्तन धोता है, हमारा रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाल काटने वाला बार्बर, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में उनका हेल्थ कवर दिया है। और नोट कर लेना मेरे मित्रों, अभी मोदी जी ने कहा है 3री बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर की कोई भी हमारी माता, कोई भी व्यक्ति, और तो और हमारे किन्नर भाइयों की भी किसी ने चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति और किन्नर समाज के भी व्यक्ति को अब फिर से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। ये बदलता भारत, ये बदलता देश, इस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं लाडली लक्ष्मी बहना योजना की या लाडली लक्ष्मी योजना की, ये इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी योजना के बहनों को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अभी हमारे जनार्दन जी आपसे बात कर रहे थे कि सीधा ट्रेन पर यहां से बैठा हो वहां उतरा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आप बोलते थे एयरपोर्ट बना रहा है, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यानी हाईवे, एयरवेज, इंटरनेट में आपको जानकर खुशी होगी 1,75,000 से ज्यादा पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गया, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गया। कॉमन सर्विस सेंटर अब गांव में चल रहा है। क्या विकास की कहानी है, क्या लंबी छलांग लगाई जा रही है। हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस, 14 मेडिकल कॉलेज दिया आपको, 14 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को, 14 मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की का सेंटर ग्वालियर में खुल रहा है। हर दृष्टि से विकास के काम चल रहे हैं। मित्रों, आप बताइए, ये विकास की कहानी चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, गर्मी ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं आपको। चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती? आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, जब कोरोना में सब लोग अपने घरों में दुबक गए थे, उस समय बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हमारे जनार्दन भैया सबसे आगे रहे कि ना थे कि नहीं थे? आज इनको सबसे आगे भेजना है कि नहीं भेजना है? कोरोना में इन्होंने काम किया कि नहीं किया? इसलिए जनार्दन भैया को भेजना है तो अपनी उंगली से कमल का बटन दबाना है, तब जाकर के जनार्दन भैया दिल्ली पहुंचेंगे।
करेंगे ना? होगा ना? अब एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे विरोध में कौन है? हमारे विरोध में वो इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, वो लोग हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने परिवार से लेना देना है। सारी परिवार की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मैं, मेरा बेटा, मैं, मेरी बेटी, मैं, मेरा दामाद, इससे बाहर उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये कहां आपकी सेवा करने लगे? बोलो, ये लोग आपकी सेवा करेंगे क्या? करेंगे क्या? ये सब परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, ये बाप बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने लगा है कि नहीं लगा है? आप बताइए, मुफ्ती मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहे, महबूबा को मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे कि नहीं लगे थे? आप बताइए, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल का बेटा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, चाचा को भी भूल गए। ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, अभी नई बहन भी आ गई हैं, बीमा भारत, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और ममता को भी, बुआ को भी भतीजा ही पसंद आता है, अभिषेक की नहीं। आप बताइए, ये चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस, भारत राज्य समिति पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, भतीजा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये उदयनिधि, स्टालिन, करुणानिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुले, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ही दिखता है और कोई दिखता नहीं है, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया को राहुल ही दिखता है और प्रियंका ही दिखती है, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। झुंझुना बजाओ, सब है कि नहीं परिवार की पार्टियां? ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं और सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। ये मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। वो मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को रहने नहीं देंगे और ये कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे रहेंगे। ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। रैली करते हैं तो दो दो कुर्सियां खाली रख करके जो जेल में हैं उनकी कुर्सियां रखते हैं। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने CWG का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला रह गया जो नहीं किया इन्होंने? आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू मवेशियों का चारा खा गया था कि नहीं खा गया था? चारा घोटाला किया था कि नहीं किया था? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ दिया इन्होंने? आप बताइए, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीएमसी के नेताओं ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, बालू घोटाला डीएमके के मंत्रियों ने किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज और सारे बेल पर हैं और जेल में हैं, कोई बाहर नहीं, और बाहर हैं तो बेल पर है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू यादव बेल पर,
आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आजम खान जेल में, ये कौन बचा? ये तो या तो बेल पर है या जेल में है। ऐसे लोगों को सत्ता देनी है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, हमको दिल्ली जाना है, हम आश्वस्त होकर जाना चाहेंगे। ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? आप बताइए, ये राम विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि राम काल्पनिक है? कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? सोनिया की सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, इनको राम लल्ला के मंदिर का निमंत्रण गया था कि नहीं गया था? ये नहीं आए थे कि नहीं आए थे? ये ऐसे लोगों को, ये राम विरोधियों को हम मजा चखाएंगे ना? इनको जवाब देंगे ना? आप बताइए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए, सनातन विरोधी के नाम पर इन्होंने कहा कि नहीं कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया जैसा है, सनातन HIV जैसा है? ऐसों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती है, इसलिए आने वाले समय में इनको घर बैठाना और जनार्दन भैया के काम दिया, काम करेंगे, वो आराम करेंगे, ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। इसलिए मित्रों, अंत में आपको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके सरकार चलाने वाले हैं, तो उसमें हमारे रीवा का भी पूरा योगदान होना चाहिए और जनार्दन मिश्रा जी को दिल्ली पहुंचना है, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, मिलेगा ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। ये सारा सदन आपकी बातों को पुरजोर समर्थन देता है। आपकी बातों से प्रभावित होकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल जी उर्मलिया ने आदरणीय जनार्दन मिश्र जी को अपना समर्थन व्यक्त किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और अब आभार के लिए मैं मऊगंज के जिले के अध्यक्ष